के मर्ज हुआ करते हैं और उन मर्जों में कई प्रकार की दवाएं लागू भी होती हैं। एक बार की बात, एक हकीम थे। हकीम समझते, वैद्य कहो, हकीम कहो, आदि आदि। तो जो हकीम थे उनके पास एक प्रसिद्धि थी कि हर मर्ज का इलाज उनके पास था। कोई भी बीमारी उनके लिए लाइलाज नहीं थी। एक बार एक व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया और जैसे ही पहुंचता है पूछता है, हकीम जी, क्या दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज आपके पास है? बोले, सारी बीमारियों का इलाज तो नहीं है। अरे, हमने तो सुना था कि दुनिया की सारी बीमारियां आपसे ठीक हो जाती हैं। आप इतने अनुभवी वैद्य हैं, अनुभवी हकीम हैं, और आप स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। हाँ, वैसे तो दुनिया की सारी बीमारी का इलाज मेरे पास है, सिर्फ एक बीमारी को छोड़ करके। कौन सी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है? उस बीमारी का नाम है दूसरों के किसी भी कार्य में नुक्स निकालने की आदत। इस बीमारी का इलाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तमाम प्रयास किए कि इस बीमारी का मैं इलाज ढूंढ लूं, काउंसलिंग करके, दवाई दे करके, वैक्सीन दे करके, डोज दे करके, लेकिन ये इंसानी दिमाग पता नहीं मेरे उस ना नब्ज में पकड़ में आता है, ना किसी एमआरआई और सीटी स्कैन में पकड़ में आता है। ये कहीं ना कहीं कैसे भी करके हर चीज में मीन मेक और नुक्स निकाल लेता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। विद्यार्थी जीवन में भी अक्सर ऐसे वो लोग उनके आसपास हुआ करते हैं जो उनकी हर चीज में अपनी फितरत के तहत मीन मेक निकाला करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार पास में रखना भी आवश्यक होता है, तो कई बार उनसे तौबा करना भी आवश्यक होता है। और ऐसे लोग जो मीन मेक निकाल रहे होते हैं, मीन मेक निकालने का मतलब कुछ ना कुछ हट के निकालना। तो हट के वो चीज नहीं निकालते जो आपके लिए अप्रिशिएट करे, आपके लिए मोटिवेट करे, बल्कि वो निकाल लेते हैं जो आप कितने भी बड़े मोटिवेशन के साथ जी रहे हो, वह आपको डिमोटिवेट करे, हतोत्साहित करे। लेकिन ऐसे हतोत्साहित करने वाले भी कई बार आवश्यक पड़ जाते हैं। महाराज जी, हतोत्साहित करने वाले आवश्यक पड़ जाएं। हतोत्साहन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको गिराना चाहता है, बल्कि कोई आपको उलाहना देकर के और उठाना चाहता है। एक फ्रांस का एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। मूर्तिकार समझते हो? चितार ओली तो आपका फेमस है। तो फ्रांस का एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था, लेकिन प्रसिद्धि उसकी इस चीज में नहीं थी कि उसकी बहुत तारीफ होती थी। प्रसिद्धि इस चीज में थी कि वो कोई भी मूर्ति कितनी भी ढंग से बनाए, कितनी भी हुनर के साथ बनाए, उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती थी। एक बार उसके लिए इटली जैसे देश से ऑर्डर आया कि तुम कुछ मूर्तियां हमारे देश में बना करके भेजो, और वहां से बना के नहीं भेजते तो तुम यहां पर आकर के बनाओ। किस्मत की बात, इटली में वो पीसा स्थान है, पीसा, तो पीसा की मीनार है, झुकी हुई मीनार है। देखिए आपने कभी? जो 7 वंडर्स है ना, 7 आश्चर्य दुनिया के, उनमें से एक आश्चर्य ये भी है कि वो पीसा की जो मीनार है हल्की सी झुकी हुई है, हल्की का अच्छी झुकी हुई है, लेकिन गिरती नहीं है। तो पीसा पहुंचा वो। अब जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसने मूर्तियां बनाई, लेकिन वो मूर्तियां पूरे इटली में इतनी सराही गई कि उसके लिए तारीफों के तांते लग गए, प्रशंसा के पुल बांध दिए गए कि वाह, बिल्कुल अजीबो गरीब तो बहुत दूर की बात है, हूबहू है, बिल्कुल जीवंत लगती है।
अब जब तारीफ बढ़ने लगी, प्रशंसा के पुल बांधने लगे, तो उसके लिए कुछ और मूर्तियों को बनाने का ऑर्डर मिला, लेकिन उसने उस ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस मूर्तिकार को अपने देश में इतनी मूर्तियां बनाई, कभी इतनी प्रसिद्धि और प्रशंसा नहीं मिली, दूसरे देश में जाकर के उसको वहां पर इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी तारीफ मिली कि अभी तक की उसकी जो कुछ भी निंदा है उस तारीफ के नीचे दब गई। अब जब उसको फिर पुनः और कुछ मूर्तियों को बनाने का ऑर्डर मिला है, तो वो इनकार क्यों कर रहा है? तो जैसा प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, वैसा ही प्रश्न उसके एक मित्र के मन में उठा और जाके पूछता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम वहां परेशान हो गए थे, तो परेशान होकर के तब तो तुमने निर्णय लिया कि हम अब इस देश में ना दूसरे देश में जाकर के अपना काम करके दिखाएं, हुनर दिखाएं। और जब आपकी हुनर की यहाँ पर हौसला अफजाई हो रही है, तो आप वापस अपने देश जाने की जिद क्यों पकड़े हो? दूसरा ये क्यों कह रहे हो कि मैं अब इसको बनाऊंगा नहीं? कोई बात नहीं, आप यहाँ रह के नहीं बना सकते, तो ऑर्डर आपको अपने देश में भी मिल सकता है, वहां से आप एक्सपोर्ट कर दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बना सकता। बोले क्यों? बोले मैं इतनी तारीफ और प्रशंसा को सुनकर के संतुष्ट और सुस्त ना हो जाऊं, और वो संतुष्टि और सुस्ती मेरी प्रतिभा को ले ना डूबे, इसलिए मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूं, जहां पर मेरी प्रतिभा को हमेशा विकास मिलता है, और विकास वो जब चाहे तब मेरी उस प्रतिभा में मीन मेघ निकालने के माध्यम से मिलता है। मेरी कला इस देश में दुबक करके रह जाएगी, जो वहां पर कदम ब कदम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रही थी। क्या इस प्रकार के निर्णय आपके जीवन में हो सकते हैं? और खासतौर से विद्यार्थी जीवन की जो मैं बात कर रहा हूं पिछले 2 दिनों से, क्या विद्यार्थी जीवन में आपके किसी यदि निर्णय में किसी ने मीन मेघ निकाल दी हो, कुछ तरी टोका टाकी कर दी हो, तो क्या आप उस टोका टाकी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोपान मान करके आगे बढ़ पाते हैं? नहीं बढ़ पाते। एक और आपकी तो दूसरे देशों की बात मैंने कर ली, एक दृष्टांत और याद आ गया, हो सकता है दृष्टांत में अपना काम हो जाए। प्रश्न तो आए हैं, लेकिन प्रश्न को अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कभी लाते कभी नहीं लाते, तो हमारा वो क्रम भंग होता है। बाद में समय बचेगा तो ले लेंगे। तो नाम सुना होगा आपने तेंदुलकर का? हाँ महाराज, क्यों नहीं सुना? तेंदुलकर का नाम तो उसने भी सुना है जो कभी क्रिकेट देखता नहीं, खेलता नहीं, क्योंकि घर में जब तेंदुलकर खेलता था, टीवी पर जब आते थे, तो बच्चे तेंदुलकर का नाम लेके इतने जाकर के उन माता पिताओं और दादा दादियों को भी प्रसिद्ध करा दिया उसका नाम, जिनने कभी क्रिकेट की वो देखा भी नहीं हुआ। तो तेंदुलकर नाम सुना है आपने? जब वो भारतीय टीम का कप्तान था, एक बार सत्य घटना है, और ये सुनना, क्योंकि हमें इसलिए बताया कि उस समय की बात है, उस समय कप्तान था। किस समय? भगवान जाने किस समय। तो बस उस समय जब कप्तान था, तो एक बार पाकिस्तान की टीम से मैच होना था। उस समय 3 बड़े दिग्गज थे, तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़। पता है ना आप लोग? महाराज आप तो उनका मन की बात कर रहे हैं, ऐसे दृष्टांत कर देते तो हम देखो भीड़ लग जाती है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ भीड़ लगाने के दृष्टांत नहीं दिए जाते, जिनके पास पुण्य पल्ले में बचा है उनको समझाने के दृष्टांत दिए जाते हैं। और ये वो पुण्यशाली चंद यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम अपनी तारीफ में पुल मान लो। बहुत अच्छे, चलो सुन लो। तो अब किस्मत की बात कि उस समय सौरभ और द्रविड़ ये दोनों उस मैच में खेलने लायक नहीं थे। किसी को कुछ चोट लगी थी या कुछ और हो गया था, इंजर्ड थे। अब सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी टीम से मैच होना, उसमें भी 2 दिग्गज साथ में नहीं होना, और पूरी टीम का दारोमदार और कप्तानी खुद के सिर पर होना, ऐसे में अलग से प्रेशर तो आता ही है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम के टाइम प्रेशर आता है कि नहीं आता? एग्जाम फोबिया, मतलब दुनिया के 80% विद्यार्थी एग्जाम फोबिया के शिकार होते हैं। इस सर्वे ने करके बता दिया कि 80% विद्यार्थी, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एग्जाम फोबिया उनको घेरता ही है। एक और नया फोबिया आ गया, मैं बताने वाला हूं इसके बाद।
तो जब ऐसी बात थी, और किस्मत की बात कि दो दिग्गज खिलाड़ी उस वक्त साथ में नहीं है, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक प्रेशर देने वाली टीम से आपका मुकाबला होना है, और चिर प्रतिद्वंदिता जिसके बारे में प्रसिद्ध है, वो किस्मत की बात टॉस हुआ और टॉस भी हार गए। कौन? सचिन महोदय। और जब हार गए तो टॉस के बाद जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना, तो उस समय रवि शास्त्री, नाम सुना है आपने? महाराज आप तो पूरे जैसे ऐसे नाम ही जानते हैं, अब आप ही लोगों में से तो नाम सुनते रहते हैं और आ जाते हैं। तो सुनो, तो रवि शास्त्री उस समय एंकरिंग कर रहे थे। तो रवि शास्त्री जब सचिन से पूछे कि अब आप टॉस भी हार गए हैं, आपके टीम के दो सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ी टीम से आपका मुकाबला होने वाला है, आप इस मुकाबले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप जीतेंगे कि हारेंगे? तो क्या जवाब था तेंदुलकर का, आप सुनकर के हैरान रहेंगे। और ये जवाब सिर्फ मात्र आपको सुनने के लिए नहीं, आपके जीवन में अपनाने के लिए भी आवश्यक है। उसने कहा कि रवि, हार और जीत तो दिमाग में तय हो जाती है, मैदान में नहीं। बात समझ में आई? हार और जीत तो दिमाग में तय हो जाती है, मैदान में नहीं। और जो दिमाग में तय ना करके और मैदान पे उतरते हैं, उनके जीवन में हार का भी कोई मूल्य नहीं और जीत का भी कोई मूल्य नहीं। ये चीज जब हमारे दिमाग में उपस्थित होती है, तो फिर जब हार का सबब बनता है तो निढाल हम गिर पड़ते हैं, और जीत जब हमारे जज्बे में होती है तो हमारे कदमों में उड़ान और पल लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन में कई सारे ऐसे आलोचक हमारे आसपास भी होते हैं जो मीन में को नुक्स निकालने का भी काम करते हैं, और कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ जुड़ करके हमारी असफलता के लिए जिम्मेवार भी बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं टाइम स्टीलर्स। समझते हो ये टाइम स्टीलर्स क्या होते हैं? टाइम तो समझते हो, समय, और स्टीलर्स मतलब चोर। समय को चुराने वाले कौन है? कल अपन ने 4 M's के बारे में बात की थी, आज हम टाइम स्टीलर्स के बारे में बात करते हैं। वो सिर्फ 3 है, वो भी 3G। 3G महाराज, अब तो 4G और 5G का जमाना आ गया, लेकिन टाइम स्टीलर्स जो है ना वो 3G ही है। भले ही आप लोग श्री जी को पहचान पाए ना पहचान पाए, 3G को पहचान लो, क्योंकि श्री जी का मौसम आप लोग के जीवन से अभी 355 दिन बाद आएगा, जो लोग सिर्फ 10 दिनों में श्री जी को पहचान पाते हैं। तो 3G है वो। 3G कौन कौन से? जो आपके समय को चुराते हैं, जिनको समय माफिया भी बोल सकते हैं। माफिया समझते हो? माफिया कौन होते हैं? जो अपने अधिकार से बाहर की चेष्टा करते हैं, उनका नाम उनका माफिया है। जैसे रेत माफिया, भू माफिया, मतलब जो चीज उनके अधिकार में नहीं है, उसके अधिकार से बाहर जाकर के उल्लंघन करते हैं, उसका नाम माफिया है। तो जो समय जिनका लेने का अधिकार नहीं है, वो आपका समय चुराते हैं, उनका नाम समय माफिया या टाइम स्टीलर्स। कौन है वो? 3G है। कौन कौन से? गैजेट्स। गैजेट्स तो आप समझते हैं, कल बहुत सारी बात कर ली इस संबंध में। मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, और तमाम तरह के गैजेट्स। दूसरा, गोसिप्स। गोसिप समझते हो? अभी हम देख रहे थे, जब हम यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर के अपनी अपनी गोसिप्स कर रहे थे। मुझे पता नहीं वो कभी मिल पाएगा ना मिल पाए, क्योंकि महाराज तो मिल जाएंगे, और मंगलाचरण तो रोज वही करते हैं। हम कभी भी चेंज कर देंगे और कभी भी शुरुआत कर देंगे। मंगलाचरण नहीं है, यह प्रार्थना है और अपनी भावना है इसका नाम। इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, कल शुरुआत पहले से कर देंगे। फिर आप मत कहना महाराज ये ऐसा क्यों, हम तो ये समझते हैं कि 5 मिनट तक आपकी प्रार्थना होती, तब तक हम 5 मिनट उनसे क्या लेते हैं। तो ये गोसिप्स, पहला क्या? गैजेट्स, दूसरा गोसिप्स, और तीसरा है, बताएं क्या? गाइज। गाइज क्या होते हैं महाराज? गर्ल्स एंड बॉयज इज इक्वल टू गाइज। मतलब फ्रेंड्स जो आपके होते हैं ना, नहीं बोलते हेलो गाइज, नहीं बोलते, जैसे बोलते ना लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ऐसी जो टीचर्स होते हैं, इस क्लासरूम में पहुंचते बोलते हेलो गाइज। गाइज मतलब गर्ल्स एंड बॉयज, शॉर्ट फॉर्म में गाइज। तो 3G है, गैजेट्स, गोसिप्स और गाइज। ये टाइम स्टीलर्स कैसे महाराज? अब देख लो, इन 3 के अलावा आपका समय कहां बर्बाद होता है? वैसे बहुत सारा समय तो आपकी जो पहले ही वाला है वो ले जाता है,
कौन सा? गैजेट्स। थोड़ा बहुत समय मिलता है, जिनको गैजेट्स का त्याग करने का धुन सवार हो गया। महाराज आपने ही कहा था डिजिटल फास्टिंग कर लो। अब जिनकी डिजिटल फास्टिंग करने का मकसद जिनने नहीं समझा, तो वो मोबाइल से बच करके और यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कुछ यहाँ खड़े होते हैं जो हमें पूरा सुनने में आता है क्या बोल रहे हैं। कल तो हम सोच रहे हैं कि एक माइक यहाँ भी लगवा रहे हैं ताकि डायरेक्ट सुनने में आपको आ जाए क्या बोल रहे हैं लोग। दूसरे यहाँ खड़े होते हैं, तीसरे मंदिर के वहां दरवाजे में खड़े होते, सबको देखते रहते हैं, एक गॉसिप चलती रहती है उनकी। क्यों? क्योंकि महाराज अब हम कहाँ करें, पहले तो जब फोन चलते थे, HDPC जाना होता था, उस समय आधा घंटे बतिया लें तो 80 रुपए का बिल आता था, 100 रुपए का बिल आता था। अब महाराज अब बिल आना बंद हो गया, बिल एक रुपए का भी नहीं आता, घंटों बतियाते रहते हैं। अब घंटों बतियाने के बाद बिल नहीं आए तो कुछ ना कुछ तो हम करें जिसमें लगे कि सही हमारा कुछ काम हो रहा है, तो बस यहाँ कर लेते हैं, 3G के सामने हम 3G की बात कर लेते हैं, भले ही 5G के दौर में हम पैर करने वाले हैं। तो तीसरा है और क्या? गाइस, फ्रेंड सर्कल जिसको बोलते हैं, सर्कल का मतलब ही चक्रव्यूह है। ये आपके साथ जुड़ करके कितना आपका समय जाया कर रहे हैं। भले ही आप लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, लेकिन जिन्होंने मनी को ही टाइम मान रखा है, फिर उनके जीवन में टाइम मनी नहीं बन सकता। अब उनका जब मनी को टाइम मानने का अभी समय आया नहीं, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ में है, फिर टाइम इज मनी उनके जीवन में कभी स्वीकार किया गया नहीं, क्योंकि 3G में व्यस्त है। तो अब उनके जीवन में इन 3 स्टिलर्स से कोई बचा नहीं पाएगा, और जब 3 स्टिलर्स नहीं बच पाएंगे तो फिर 3 स्टूपिड्स, समझते हो? स्टूपिड्स, 3 स्टूपिड्स। महाराज ये तो फिर फिल्म का नाम है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख नहीं होता, स्लो लर्नर। स्टूपिड की यदि आप किसी डिक्शनरी में यदि मीनिंग समझेंगे तो क्या बोलेंगे? स्लो लर्निंग, जो बहुत धीमे से समझता है, इसका मतलब मूर्ख नहीं है। और हम क्या मानते हैं? स्टूपिड, अनस्टूपिड तो बोलते ना, मतलब वो स्लो लर्निंग वाला आपकी दिमाग में मूर्ख साबित हो गया, और जल्दी लर्न करने वाला आपके दिमाग में विद्वान साबित हो गया। जल्दी लर्न करना तो गूगल से भी आ जाता है, तुरंत आपने चैट किया या एप्लीकेशन टाइप की, तुरंत वहां से निकल के आ गया। इसका मतलब आप स्मार्ट हो गए जैसे नहीं। और जिसने गूगल की सहायता नहीं ली और अपने दिमाग की सहायता ली, अथवा गुरुओं से मिले हुए सद्भाग्यों की सहायता ली और धीरे धीरे तैयार हो रहा है, वो स्टूपिड नहीं हो सकता है, आपसे भी ज्यादा विद्वान बन के सामने आए। लेकिन हम उसको स्टूपिड मान के साइड कर देते हैं। तो ये 3 स्टीलर्स जो टाइम स्टीलर्स माने जाते हैं, आपके साथ भी जुड़ गए हैं, तो फिर आप ये मत समझना कि हमारा समय अब बच पाए। फिर टाइम मैनेजमेंट की जो बात आती है, तो टाइम मैनेजमेंट हमने पहले भी बताया था एक बार कि अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बहुत अति अनिवार्य है और हमें ही करना है, उसका डू इट के रूप में उपयोग करो। नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें तो अति अनिवार्य नहीं है लेकिन करना हमें ही है, तो इसका मतलब डेलीगेट के रूप में, डिलेट के रूप में उपयोग करो। और जो उसी वक्त होना है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, तो डेलीगेशन के रूप में उपयोग करो। और जो ना उस वक्त होना है ना हमें करना है, तो उसको डिलीट के रूप में उपयोग करो। डू इट, डेलीगेट इट, डिलीट इट और डिलीट इट। 4Ds में रूटीन डिवाइड कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन डिलीटेबल क्या है? ये 3 स्टीलर्स ही है जो हमने आज आपको बता दिया। याद रहेंगे आपको? 3G मतलब कि पुराना है, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसके बाद अब 5G के जमाने में हम आगे बढ़ने वाले हैं, 4G यूज कर रहे हैं और आप 3G की बात कर रहे हैं महाराज। हाँ, 3G से बच जाओगे तब जाकर के 4G और 5G की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली। ऐसे ही अब एक बार और, क्योंकि प्रश्न सामने कुछ रखा है, मैनेजमेंट को लेकर पढ़ लेते हैं। अक्सर देखा गया कि जिस घर में बड़ों का मैनेजमेंट सही रहता है, वह घर संयुक्त रूप से व्यवस्थित चलता है। हम बड़ों को कैसे समझाएं जिससे हम भी सुखी रह सकें? भगवान, बड़ों को समझाने की हिदायत यहाँ पर मांगी गई है। पहली बात तो आप एक सबसे अच्छा सूत्र समझें, जिस बात को आप नकार नहीं सकते उसको स्वीकार करने की पहली सहमति जताएं, क्योंकि इससे सामने वाले का जो चढ़ता हुआ पारा है ना, अपने आप शांत हो जाएगा। आप अपनी बात रखना चाहते हैं ना,
तो सिरे से खारिज करके रखेंगे तो आपकी बात को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत उनकी चलती है। यदि आप उन्होंने जो कहा है हाँ, हाँ कहने में ही बहुत को सरेंडर वो हो जाते हैं, और स्वीकार करना, जिसको हमने समझ लिया कि स्वीकार करता है, उसके बारे में हम पे ज्यादा चिंता भी नहीं करते। अब वो आप जब नकारते हैं तो आपसे चिंतित हो जाते हैं, तो भाई स्वीकार कर लो, हाँ ठीक बिल्कुल। फिर आपको बात रखना है ना, तो उसको सुझाव के रूप में ना रख करके एक प्रश्न के रूप में रखें। यदि ऐसा किया जा सकता हो तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, तो उनको क्या लगेगा कि हमारे लिए तवज्जो दी जा रही है, हमारे से हमसे पूछा जा रहा है। पूछा नहीं जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन बताने की भी तकनीक पूछने के रूप में है। तो ऐसे में उनको अपनी बात से आप समझा भी सकते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बरकरार रख भी सकते हैं, और मैनेजमेंट उनका सही है तो बहुत अच्छी बात है। पूजा प्रारंभ में ही स्वस्तिक क्रिया से परमर्श योना में 64 विधियों का उल्लेख है, परंतु आगम में तो देवी देवताओं की पूजा करना नहीं बताया गया है। इसका इस प्रश्न से क्या ताल्लुक है? 64 रिद्धियों का जो स्वस्तिक क्रिया से परमर्श योना वाला जो मंत्र है, परमर्षि मंगल मंगल पाठ, इसमें कहाँ लिखा कि देवी देवताओं की पूजा की है? या तो आपने उस जो अर्थ है उसका सही से लगाया नहीं है। वहां पर तो रिद्धिधारी मंत्रालयों की बात कही जा रही है, आमर्षियों के आदि पढ़ते ना जो कुछ भी आप, तो उसमें कहीं भी किसी देवी देवताओं की बात ही नहीं है। आप उसका हिंदी अर्थ अच्छे से समझें तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मंदिर जी में जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वह माली को चढ़ाने के बाद मिल जाती है, मगर जब बहुत बड़े आयोजन होते हैं तो उसका चढ़ावा भी माली के अधिकार में हो जाता है क्या? अर्थात क्या वो उन्हें ही दिया जाना चाहिए अथवा नहीं? माली को निर्माल्य देना व्यवस्था का अंग है या उनका अधिकार है? पहली बात तो ये दिमाग में आपके ना आए कि वो कहाँ दिया जा रहा है। दूसरा, जो प्रश्न किया माली वाला, पहले मालियों को इन द्रव्य के देने के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यदि आप किसी सेवक को, पहली बात तो सौधर्म इंद्र भी मंदिर में किंकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने आप का सौभाग्य मानता है। और पता नहीं आप लोग सौधर्म इंद्र से भी बड़े धर्मात्मा नहीं, बड़े वैभव संपन्न अपने आप को मानते हैं कि छोटा सा यदि वहां पर पानी भी फैल जाए तो उस पर हाथ फेरने के लिए आप माली को बुलाते हैं। ये आपकी दरिद्रता है। और दरिद्र लोगों का कोई भी उचित हो, वो निर्माल हो चाहे माल हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले आप अपने कर्तव्यों को करना सीखें कि अरे दुनिया के घर के कहाँ कहाँ तो हम सफाई सफाई कर लेते हैं, सेप्टिक टैंकर साफ कर डालते हैं घर के, और यहाँ पर आकर के वो वहाँ के बर्तनों को साफ करने में अपने आप की बहुत हेटी समझते हैं। इसी कारण से तो मालियों को व्यवस्था रखनी पड़ी। फिर भी यदि बहुत बड़ा आयोजन है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, आदि आदि कुछ सेवकों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको किसी वेतन के आधार पर नियुक्त किया जाए, ना कि द्रव्य के आधार पर। और द्रव्य के आधार पर जिन मंदिरों में व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहां पर निर्माल भले ही आप उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन निर्माल से उनका पालन पोषण करने का दोष तो आपको अवश्य लगेगा। इतनी मैं इसमें कहना चाहता हूँ, बाकी सब समझदार है। ये तो लगता है बहुत लंबा समाधान चाह रहे हैं, पहले हम पढ़ लें, पता पड़ा यहाँ पढ़ गए एक साथ तो। अच्छा, पाठशाला की बचपन से विद्यार्थी रहे हैं। मैंने 3 भाग तक की पढ़ाई और 2 भाग की परीक्षा भी दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ पाठशाला में दादियाँ, अच्छा ये किसी बच्चे का प्रश्न है, कुछ पक्षपात करते हैं। घर के बच्चे जो भी पाठशाला भी नहीं जाते, बस जब कुछ अच्छा बटना होता है अच्छा, तो पाठशाला में तब आते हैं, या जब 10 लक्षण के समय मंदिर जी में कार्यक्रम होते हैं तब आते हैं, और दादियाँ इन्हें सब प्रोग्राम में आगे करवा देती हैं। तो ये प्रश्न दादियों से डायरेक्ट करते, हमसे क्यों करना चाह रहे हो? हाँ, आपकी शिकायत आई, दादियों सुनते हो? ऐसा तो नहीं कि अब दीदियां आ गई हैं तो दादियों को आगे उपेक्षा करने लग गए हो। ऐसा नहीं, उन लोग के अनुभव का लाभ लो आप, ऐसा नहीं। हम बाकी बच्चे जिनकी दादियां नहीं हैं, अच्छा, पाठशाला में हमें बहुत बुरा लगता है। इस बार भी यही हुआ है। घर में मम्मी से बोलो या शिकायत करो तो मम्मी ने कहा है कि आज के बाद पाठशाला मत जाना।
क्योंकि पाठशाला में तो हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। महाराज जी, आपसे हम बच्चे निवेदन करते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, आप दादियों को समझाइए, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत इतना लंबा प्रश्न रख दिया। क्या वो बच्चे यहाँ पर आए हैं? वो लगता है वो बच्चे दिख तो रहे ही नहीं यहाँ पर, प्रश्न इन्होंने किया है। क्या तो उनकी मम्मी आई है यहाँ पर? हाँ, सुनो सुनो, देखो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, इस प्रकार की बातें सामूहिक रूप से नहीं पूछी जाती हैं। फिर भी यदि आपने पूछा है तो उसका मैं समाधान देना चाहता हूँ कि पक्षपात कई बार हमारी धारणा में बैठा होता है। जैसे आपने लिखा ना कि हम ऐसा करते हैं, तो आपकी मम्मी को जब बताते हैं तो मम्मी क्या बोलती है, वहां तो ऐसा ही होता है। मतलब उनकी धारणा में भी यही बात बैठी हुई है कि वहां पर ये पक्षपात होता है। आप यदि इस प्रकार की धारणा रखे हुए हैं तो पहले एक आध हफ्ते के लिए आप पाठशाला की शिक्षिका बन करके आप यहाँ पर आइए और उस कंडीशंस को आप फेस कीजिए। और फिर लगता है कि वाकई में हमारे बच्चों की जो शिकायत है वो लाजमी है, तब तो कोई बात नहीं। और लगती है कि ये शिकायत निराधार है, तो फिर आपको अपने बच्चों को समझाने की भी आवश्यकता है, बजाय कि महाराज जी से दादियों और दीदियों को समझाने की बात। अब मैं दादियों और दीदियों को भी बता दूं, इस प्रकार की बातें यदि बच्चों के मन तक आ रही हैं, भले ही हमारा जो मंतव्य है इस प्रकार का नहीं होता, लेकिन कोई भी हमारी तिल का ताड़ बनाने लायक यदि कोई चीज सीख लेता है तो उस तिल से भी बचने का प्रयास हमारे लिए करना चाहिए, ताकि निर्मल और स्वच्छ मन के बच्चे उस निर्मल और स्वच्छ मन की बातों को सीख करके आप लोगों से जाएं, आपका उपकार भी हमेशा वो मानते रहें। और पक्षपात और भेदभाव कतई नहीं होता, ये तो स्कूल में दीदियों का और मेम्स के माध्यम से होता है, ऐसा वो सोच करके। और आपके पाठशाला के लिए बिना किसी इश्तिहार, बिना किसी बैग, बिना किसी पेंसिल, बिना किसी पाठ और सबके लिए दौड़ते दौड़ते आए कि नहीं, हमें जो चीज 6 घंटे तक स्कूल में नहीं मिलती वो 1 घंटे की पाठशाला में मिल जाती है। तब तो जाकर के दादियों का भी वो हर पर्यूषण पर्व में और संडे के दिन चरण छू करके और उनका उपकार मान करके अपने जीवन में एहसान मानेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों से हमेशा के लिए विराम ले लेंगे। दोनों तरफ से कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि व्यवहार होता ही ऐसा है। व्यवहार कभी भी आप करने जाओगे हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अपने आप को संतुष्ट करने वाला व्यवहार अवश्य रखें। और अपने आप को संतुष्ट करने का वाला व्यवहार ये नहीं होता कि हम पक्षपात अथवा स्वार्थ से ग्रसित हो जाएं। निष्पक्ष होकर के काम करें, उसके बावजूद भी कोई एक आध रह जाएगा जो आपके इस व्यवहार संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। होनहारी ऐसी है, जब समूसरण में जाकर के मारीच भी संतुष्ट नहीं हो पाया स्वयं आदिनाथ से, जिन आदिनाथ के समूसरण में आने के पश्चात कितने मिथ्या, असंख्यात मिथ्या दृष्टि आकर के सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, और उन्हीं के घर का पोता वहां से निकल करके कई मिथ्या मतों को चलाने के लिए कारण बन रहा है। हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन खुद को संतुष्ट करके वो इस जन आज्ञा को पालन करने में सहयोगी अवश्य बन सकता है। हम बने इन्हीं भावनाओं के साथ। 6:45 बज गए हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु।